नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 अक्टूबर 2023। 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जिसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, एक तो देखिए सितंबर रेनफॉल के बारे में एक न्यूज़ है। सितंबर में जो रेनफॉल हुआ है वो हमारा मानसून डेफिसिट को कंप्लीटली कवर किया है, वो डिस्कस करेंगे। फिर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कॉमन स्कूल सिलेबस नहीं होना चाहिए, ये क्या है देखेंगे। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन का एक लेटेस्ट ऑर्डर से 7 स्टेट्स खुश नहीं है, क्या ऑर्डर है ये देखेंगे। फिर चेन्नई टॉप में है टोटोइस ट्रैफिकिंग में, बेसिकली इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के बारे में बात हो रही है, वो डिस्कस करेंगे। फिर मॉस्को फॉर्मेट रिसेंटली कजान में हुआ, रशियन सिटी कजान में हुआ, वो देखेंगे। फिर आर्मी का एक प्रोजेक्ट उद्भव है दोस्तों, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको मालूम है दोस्तों, हर दिन हर्षित सर आपको बताते हैं। जीएस पेपर वाइज आपको अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएगा जो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में मदद करेंगे, और हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। सो प्लीज ज्वाइन द कोर्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज़, सितंबर रेनफॉल वॉशेस ऑफ इंडियाज मानसून डेफिसिट। जीएस पेपर 3 ज्योग्राफिकल फिनोमिनन इंडियन मानसून में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए आपको मालूम है दोस्तों, पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। ठीक है, वैसे देखा जाएगा तो इस साल जो मानसून हुआ था वो डेफिसिट था, मतलब जितना पानी हमें मिलना चाहिए था या फिर जितना बारिश हमें मिलना चाहिए था उसमें मिला नहीं था। पर सितंबर में पिछले 1-2 हफ्ते से जो बारिश मिल रहा है ये हमारा मानसून डेफिसिट को कंप्लीटली वॉश ऑफ किया है, मतलब हमें सफिशिएंट बारिश अब तक मिल चुका है। As of September 30, officially the last day that counts for monsoon rainfall, India received 94% of the expected rain from June to September। देखिए इंडियन मानसून का जो पीरियड है दोस्तों वो जून से लेके सितंबर तक है, तो सितंबर 30 को ऑफिशियली लास्ट डे ऑफ मानसून रेनफॉल आप बोल सकते हैं। तो as of September 30 हमें एक्सपेक्टेड रेन का 94% मिल चुका है। वैसे इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट 96% था, केवल 2% की कमी है दोस्तों। ठीक है, रेनफॉल विच रीचेस 96 to 104% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज इज कंसिडर्ड नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। रेनफॉल जब 96% से लेके 104% तक मिलता है लॉन्ग टर्म एवरेज के बेसिस पर, इसे नॉर्मल रेनफॉल कहा जाता है। क्या है लॉन्ग टर्म एवरेज या फिर लॉन्ग पीरियड एवरेज? इट इज अ रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर ए पर्टिकुलर रीजन फॉर ए गिवन इंटरवल लाइक मंथ और सीजन, एवरेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड लाइक 30 ईयर्स, 50 ईयर्स एक्सेट्रा। क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर रीजन में एक गिवन इंटरवल में, वो इंटरवल मंथ हो सकता है या फिर सीजन हो सकता है, कितनी बारिश मिली है, और ये काउंट करेंगे कम से कम 30 साल के लिए या 50 साल के लिए। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज या फिर लॉन्ग पीरियड एवरेज। इसी के साथ कंपेयर करके एक एक सीजन का रेनफॉल जो है वो बताते हैं, मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज का इतना परसेंटेज हमें बारिश मिली है या फिर उतना परसेंटेज हमें बारिश मिली है, हमेशा लॉन्ग पीरियड एवरेज के साथ कंपेयर करके बताता है हमारा इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है। वैसे आपके मन में एक डाउट आया होगा हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज कितना है और ये कब से कब तक का रेनफॉल डाटा है। देखिए द एलपी ऑफ द सीजन रेनफॉल ओवर द कंट्री एज ए होल फॉर द पीरियड 1971 टू 2020 इज 87 सेंटीमीटर। तो हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो पीरियड है वो 1971 से लेकर 2020 तक है, 50 साल का है, और वो है 87 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। ठीक है, 1971 से 2020 तक का है और वो 87 सेंटीमीटर है। वैसे इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 5 रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज को मेंटेन करते हैं दोस्तों ऑन ऑल इंडिया स्केल। क्या क्या है दोस्तों? देखिए 1 इज नॉर्मल और नियर नॉर्मल, 2nd इज बिलो नॉर्मल, 3rd इज अबव नॉर्मल, 4th इज डेफिशिएंट, 5th इज एक्सेस। नॉर्मल और नियर नॉर्मल मतलब व्हेन द परसेंटेज डिपार्चर ऑफ एक्चुअल रेनफॉल इज +or-10% ऑफ एलपीए, दैट इज बिटवीन 96 to 104% ऑफ द एलपीए। तो देखिए एलपीए का 96 से लेके 104% के बीच में जब रेनफॉल मिलती है इसे कहते हैं नॉर्मल और नियर नॉर्मल। ठीक है, अगला है बिलो नॉर्मल। बिलो नॉर्मल क्या है? 90 to 96%। ठीक है, एबो नॉर्मल 104 to 110%। डेफिशिएंट क्या हो गया? 90% से कम। एक्सेस कब होगा? 110% ऑफ एलपीए से ज्यादा जब होगा बारिश। समझ गए आप? तो ये 5 कैटेगरी से ध्यान दीजिएगा। तो इस बार कितना तक पहुंचा है? 94% तक पहुंचा है। तो एक्चुअली नॉर्मल रेनफॉल है, सॉरी नॉर्मल नहीं, बिलो नॉर्मल है, फिर भी देखिए 94 तक पहुंच गया है, तो नियर टू नॉर्मल और नियर नॉर्मल है, ये आप बोल सकते हैं।
और कुछ डाटा है जो आईएमडी ने प्रोवाइड किया है, लाइक लिटिल एल नीनो इम्पैक्ट। देखिए एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सारे ज्योग्राफिकल फिनोमेनन के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया है। वैसे मेंटरशिप कोर्स में ये सबके रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपने शायद देखा होगा। ठीक है, वैसे बस इतना ही समझ लीजिए अभी के लिए, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये सब क्या है। एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल वगैरह सी सरफेस टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है दोस्तों अलग अलग पार्ट्स ऑफ ओशन में, इसकी वजह से होता है। वैसे आपको समझना है एल नीनो का इंपैक्ट है इंडियन मानसून के ऊपर। जब एल नीनो एक्टिव होता है तब इंडियन मानसून जो है वीकन होता है। इसका रीजन है दोस्तों, देखिए आपको मालूम है हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्यों होता है। बेसिकली ये देखिए, ये जो ट्रेड विंड्स है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, वो इधर लो प्रेशर फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडियन ओशन के ऊपर से आती है कि नहीं, इसलिए मॉइस्चर कैरी करेंगे, वो मॉइस्चर के साथ वेस्टर्न गट्स में आके कोलाइड होता है और वेस्टर्न गट्स के वेस्टर्न साइड में एक्चुअली बारिश मिलती है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ इंडियन मानसून, ये बात आपको मालूम होगा। पर एल नीनो का इंपैक्ट अगर रहेंगे ना, ये जो ट्रेड विंड्स है ये वीकन हो जाता है, तो इस वजह से हमें कम बारिश मिलेंगे। ठीक है, तो एक रीजन है। तो एक्चुअली एल नीनो का इंपैक्ट इस बार कम हुआ है दोस्तों, एल नीनो इतना एक्टिव नहीं था, इस वजह से हमारा इंडियन मानसून ज्यादा वीकन नहीं हुआ। पर देखिए सितंबर के महीने में पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत अच्छी बारिश मिल रही है। इसका रीजन क्या है, अब आईएमडी का कहना यह है दोस्तों, देखिए एक्सेस रेन्स इन सितंबर वेर ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस इन इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में भी एक फिनोमिनन आपने सुना होगा इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, इसके बारे में भी कई बार हमने डिस्कस किया है। 3 तरह के इंडियन ओशन डाइपोल फॉर्मेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा तो हमें एक्सेस रेनफॉल मिलने का चांसेस है। बेसिकली ये भी इंडियन ओशन का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड में जो सी सरफेस टेम्परेचर्स में डिफरेंस होते हैं उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो क्रिएट हुआ, इसकी वजह से भी हमें इस बार ज्यादा बारिश मिली है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको मालूम है ये सी सरफेस टेम्परेचर्स के डिफरेंस जब अलग अलग पार्ट्स ऑफ ओशन में होता है तब डिप्रेशन फॉर्म होते हैं। डिप्रेशन मतलब लो प्रेशर। जब भी लो प्रेशर फॉर्म होगा दोस्तों, आपको मालूम है बारिश होने का चांसेस ज्यादा है। तो ये डिप्रेशन की वजह से भी ये सितंबर में पिछले 1-2 हफ्ते से जो बारिश मिल रही है एक कारण है। ठीक है, नाउ और एक रीजन इधर दिया है दोस्तों, एवरी 20 to 30 ईयर्स मानसून रेनफॉल गोज थ्रू ए शिफ्ट विथ रेनर मानसून्स मोर लाइकली टू सम ईयर्स देन अदर्स। अब देखिए इसे कहते हैं एक्टिव मानसून पीरियड। ठीक है, अब देखिए ये जो मानसून है ना, ये 30-40 साल में शिफ्ट होता है। मतलब 40 साल तक अच्छा मानसून मिलता रहेगा, फिर अगले 40 साल या 30 साल तक फिर वीक मानसून होगा, फिर अगले 40 या 50 साल तक फिर एक्टिव मानसून होगा। इस तरह एक मानसून का पीरियोडिक शिफ्ट भी होता है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था एक वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप हमें फॉलो कर रहा है तो ये सब के बारे में आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही। तो आईएमडी का कहना यह है दोस्तों, इस बार हम एक एक्टिव मानसून पीरियड में पहुंच गया है, तो और अच्छा रेनफॉल मिलने का चांसेस है। ठीक है, तो इतना डाटा है आईएमडी की तरफ से। नाउ the monsoon began to withdraw from western Rajasthan last week but is expected to persist until mid-October when it fully withdraws from Indian mainland। अब देखिए दोस्तों, सितंबर तो खत्म हो गया, ऑफिशियली इंडियन मानसून पीरियड खत्म हो रहा है। ऑफिशियल इंडियन मानसून पीरियड कब से कब है, जून से लेके सितंबर तक है। तो सितंबर 30 तो कल खत्म हो गया, तो अभी जो बारिश मिलेगा हमें वो मानसून में वैसे काउंट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि सितंबर 30 खत्म हो गया है। तो अभी क्या होगा, ये जो मानसून है इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रिट्रीट होगा, विच इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो आईएमडी का कहना यह है मानसून बिगान टू विड्रॉ फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान लास्ट वीक से मानसून जो है विड्रॉ होना, रिट्रीट होना शुरू हुआ है, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट अंटिल मिड अक्टूबर व्हेन इट फुली विड्रॉज फ्रॉम इंडियन मेनलैंड। अब देखिए मानसून को कंप्लीटली इंडियन मेनलैंड से विड्रॉ होने में टाइम लगेगा, अक्टूबर 15 तक बोल रहा है। However, this is not officially counted as monsoon rainfall। ठीक है, सितंबर 30 तक जो बारिश मिलती है उसे हम मानसून रेनफॉल बोल सकते हैं। इसके बाद जो बारिश मिलेगी वो मानसून में काउंट नहीं होगा, यह सब बताया जा रहा है। ठीक है, तो इतना ही डाटा है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हेडलाइन क्या कह रहा है, सितंबर रेनफॉल वॉशेस ऑफ इंडियाज मानसून डेफिसिट। तो इंडिया का जो मानसून डेफिसिट था, बेसिकली हम डेफिसिट में चल रहा था, बेसिकली 90% ऑफ एलपीए से कम था हमारा, है कि नहीं। तो पर ये सितंबर में अभी पिछले 1-2 हफ्ते से जो बारिश मिली है इसकी वजह से वो पूरा डेफिसिट हमने कवर किया है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अगला न्यूज, कॉमन स्कूल सिलेबस बोर्ड नॉट इन चाइल्ड्स इंटरेस्ट, सीबीएसई टेल्स सुप्रीम कोर्ट जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन।
थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना होगा। देखिए आपको मालूम है हमारे देश में अलग अलग एजुकेशन बोर्ड्स है, जैसे कि सेंट्रल लेवल में एक सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स है, और इनका जो सिलेबस है वो भी अलग है। और आपको ये भी मालूम होगा हमेशा सीबीएसई स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा एडवांटेजेस पोजीशन में रहते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल एजुकेशन बोर्ड्स का स्टैंडर्ड कम है, फिर भी थोड़ा सा ए लिटिल एडवांटेज है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म बोर्ड एंड स्कूल करिकुलम होना चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल हुआ था, ठीक है। तो पिटीशन का कहना यह था अगर पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म बोर्ड एंड स्कूल करिकुलम नहीं है, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज मेंशन्ड इन द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 16। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म बोर्ड एंड स्कूल करिकुलम होना चाहिए करके पिटिशनर का कहना है। अब देखिए पिटिशनर ने यह भी कहा है ये जो एजुकेशन माफियास है, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है, वो गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसीज को डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है करके, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म बोर्ड एंड स्कूल करिकुलम आएंगे तो वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आएगा करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं, पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म बोर्ड एंड स्कूल करिकुलम होना चाहिए करके पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सीबीएसई को बुलाया, एनसीईआरटी को बुलाया, उनको पूछा भाई आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो सीबीएसई ने इस प्ली को ऑब्जेक्ट किया है। उनका कहना यह है सच ए मूव डस नॉट टेक इनटू अकाउंट लोकल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, लैंग्वेज, बिसेट्स द पावर ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स टू फ्रेम देयर ओन सिलेबस, करिकुलम एंड कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर देयर स्कूल्स। क्या मतलब है, देखिए आपको मालूम है दोस्तों, जो स्टेट सिलेबस रहता है उसमें लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज, उसके ऊपर एम्फेसिस देते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ऊपर से शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है, उसमें कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन जो है। ये बात आपको मालूम होगा, पहले स्टेट लिस्ट में था एजुकेशन, पर आज की डेट में वो कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में होने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि यूनियन के पास भी जुरिस्डिक्शन है और स्टेट के पास भी जुरिस्डिक्शन है। अगर यूनिफॉर्म बोर्ड एंड स्कूल करिकुलम लाएंगे, आप स्टेट का जो पावर्स है अपना सिलेबस, अपना करिकुलम फ्रेम करने का, उसको भी वायलेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सीबीएसई का कहना है। एंड द बोर्ड सेड द एम्फेसिस शुड बी ऑन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द एम्फेसिस ऑफ लोकल रिसोर्सेज, कल्चर एंड एथोस। तो बोर्ड ने वही कहा, बेसिकली सीबीएसई ने वही कहा कि लोकल रिसोर्सेज, लोकल कल्चर एंड एथोस को एम्फेसिस देना चाहिए। नाउ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, ये सीबीएसई का जो एडवोकेट है उनकी तरफ से है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए चाइल्ड कैन बेटर रिलेट टू ए करिकुलम दैट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू हिज और हर लाइफ आउटसाइड द स्कूल, देयरफॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ करिकुला एंड अदर एजुकेशन रिसोर्स इज डिजायरेबल इन एडिशन टू ए कोर कॉमन एलिमेंट। देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स या कोई भी हाई कोर्ट हियरिंग्स के बारे में न्यूज़ आते हैं तो वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं एडवोकेट ने क्या बोला है, और ये स्टेटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपके लिए एक एक अच्छा पॉइंट मिल रहा है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट, इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि नहीं। जीएस पेपर 2 में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक यूनिफॉर्म बोर्ड एंड स्कूल करिकुलम आने के बारे में आपका क्या राय है, पूछ सकता है ना। तो एडवोकेट ने जो बोला है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो अगर जज को कन्विंस कर पा रहा है तो आप जो आंसर चेक करे उसे भी कन्विंस कर पाएंगे। तो देखिए क्या बोला है, ए चाइल्ड कैन बेटर रिलेट टू ए करिकुलम दैट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू हिज और हर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। एक बच्चा अपने आप को करिकुलम के साथ या सिलेबस के साथ तभी रिलेट कर पाएंगे जब वो क्लोजली रिलेटेड होगा स्कूल के बाहर उनका जो लाइफ है उससे। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिसिटी ऑफ करिकुला होना चाहिए, मतलब हर स्टेट में जो करिकुला है वो अलग अलग होना चाहिए, इट इज डिजायरेबल। पर ये एक बात है, एक कोर कॉमन एलिमेंट भी सारे सिलेबस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है, सारे सिलेबस के अंदर, सारे स्टेट्स के सिलेबस के अंदर कुछ कोर कॉमन एलिमेंट्स भी होना चाहिए जो इंडिया को डिपिक्ट करता है, देश को डिपिक्ट करता है, या फिर देश के इश्यूज के बारे में बात है, ठीक है। पर मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए, लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज, ऐसा भी इंक्लूड करना चाहिए, ये सीबीएसई का कहना है, ठीक है। Now, a majority of schools are under the jurisdiction of state governments. It is for the respective state or union territory governments to frame syllabus, curriculum and conduct examinations for their schools, the counter affidavit said. तो वही है, हमारे देश में मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स जो है एक एक स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में है, तो उनके ऊपर है दोस्तों अपने स्कूल्स के लिए सिलेबस फ्रेम करना, करिकुलम फ्रेम करना, एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना, है कि नहीं। इसके ऊपर हमें इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
The National Curriculum Framework, which is developed by the NCERT as per the mandate of the National Policy on Education, sets the guidelines and direction for the development of syllabi and textbooks at all stages in schools. Very important statement, notes में incorporate कीजिएगा. देखिए, NCERT एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया है दोस्तों, और ये डेवलप किया है एज पर द मैंडेट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, और उन्होंने गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस सेट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स टू ऑल स्टेजेस इन ऑल स्कूल्स. तो इंडिया में जितने स्कूल्स है उधर कैसे टेक्स्ट बुक्स को तैयार करना चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी. ठीक है, एज पर द मैंडेट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. ठीक है, ये है बेसिकली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. अब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क basically देखिए, as a follow-up to the NCF curriculum, syllabi, textbooks and other supplementary material are developed by the NCERT. The State Council of Education Research and Training and state education boards either adopt or adapt NCERT's model syllabi and textbooks to develop their own syllabi and textbooks based on the NCF. तो क्या समझे आप? देखिए, और एक बात मैं बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा. क्या है? देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑलरेडी एनसीईआरटी ने डेवलप किया है एज पर द मैंडेट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. तो ये बेसिकली एक तरह का गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, किस तरह सिलेबस तैयार करना चाहिए एक एक स्टेट जो है. ठीक है, नाउ जितने भी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है या फिर स्टेट एजुकेशन बोर्ड से, ये या तो एनसीईआरटी ने जो गाइडलाइन सेट किया है उसे कंप्लीटली फॉलो कर सकता है, या फिर उनमें से कुछ पॉइंट्स को अडॉप्ट कर सकता है और अपना सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स बना सकते हैं. ठीक है, मतलब एनसीईआरटी ने एक फ्रेमवर्क बना के दिया है किस तरह होना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे सिलेबस प्रिपेयर करना है. अब उसको कंप्लीटली कुछ स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है और कुछ स्टेट्स ने उनमें से कुछ पॉइंट्स को अडॉप्ट किया और अपना बनाया है. ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है सारे स्टेट्स के लिए. NCERT prepares model syllabus and textbooks for school education. States and UTs have freedom to either adopt or adapt NCERT textbooks. तो स्टेट के ऊपर है, वो चाहे तो NCERT ने जो टेक्स्ट बुक्स बनाया है उसे कंप्लीटली अडॉप्ट कर सकता है, या फिर उनमें से कुछ पॉइंट्स को उठा के उनके हिसाब से. पर देखिए, एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि किस तरह टेक्स्ट बुक होना चाहिए. वो फ्रेमवर्क के बाहर आप जा नहीं सकते. पर देखिए, आप एडिशनल कंटेंट्स वगैरह, लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज वगैरह इंक्लूड कर सकता है, ये बात अलग है. ठीक है, ठीक है. तो बेसिकली यही है न्यूज, सीबीएसई ने इसे ऑब्जेक्ट किया है. ठीक है, अब इसके बारे में न्यूज आते रहेंगे, हियरिंग तो चलता रहेगा, तब हम और आपको अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे. तो इतना समझ लीजिएगा. आई होप आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा इस पर्टिकुलर न्यूज में से. ठीक है, नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, सीबीएसई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूं. सीबीएसई एक नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इंडिया में पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स के लिए. इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखिए, सीबीएसई स्कूल्स जितने भी है ना पूरे इंडिया में, उनका जो सिलेबस है वो एक ही रहता है कि नहीं. उधर कोई लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, ये सब का इंफोसिस नहीं दिया जाता है. जैसे कि मेरी जो बच्ची है वो भी एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ती है, तो उधर हमारा जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं सिखाते, है कि नहीं. पर वो स्कूल, मैं तो केरला का हूं, तो केरला में स्कूल है, तो थोड़ा बहुत केरला का जो एनवायरनमेंट है वो बताते हैं. उनके लोकल कल्चर एंड लोकल एथोस का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है. फिर भी जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उस पर कहीं भी लोकल रिसोर्सेस का एम्फोसिस नहीं दिया हुआ है. वो अलग बात है, जो भी है. सो सीबीएसई एक नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है इन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 1929 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट. बोर्ड वाज एन एक्सपेरिमेंट टुवर्ड्स इंटर स्टेट इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन इन द स्फीयर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. तो बेसिकली ये बोर्ड 1929 में जो सेटअप हुआ था ना, इट वाज एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. इंटर स्टेट इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव था. अभी के हिसाब से 27,000 से ज़्यादा स्कूल्स है इंडिया में, एंड 240 स्कूल्स इन 28 फॉरेन कंट्रीज भी है अफिलिएटेड टू द सीबीएसई. ऑल स्कूल्स अफिलिएटेड टू द सीबीएसई फॉलो एनसीईआरटी करिकुलम, एस्पेशली फ्रॉम क्लास 9 to 12. करंट चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई निधि चिब्बर IAS है. ये आप एक बार देख लीजिएगा. आई थिंक निधि चिब्बर ही है, वो चेंज हुआ है कि नहीं एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, तो देखिए, ऑल स्कूल्स जो सीबीएसई के साथ अफिलिएटेड है वो एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो करते हैं, एस्पेशली क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक. So, the constitution of board was amended in 1952 to give its present name Central Board of Secondary Education. ठीक है, now actually ये Central Board of Secondary Education वाला नाम 1952 में आ गया था. फिर बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1 जुलाई 1962 को, so as to make its services available to students and various education institutions in the entire country. ठीक है, बेसिकली पूरे देश में
स्टूडेंट्स के लिए उनका सर्विसेज अवेलेबल करवाने के लिए बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया गया था 1962 जुलाई 1 को। ठीक है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, सो दैट्स इट। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। National Medical Commission's latest order on seat allocation viewed as unfair to Southern states. GS paper 2 issues related to education. इधर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना होगा। देखिए, रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक डिसीजन आया। क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन? नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने का अपेक्स बॉडी है। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट known as the National Medical Commission Act of 2019. ठीक है, इट इज इंडियाज टॉप रेगुलेटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। तो मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रैक्टिस को रेगुलेट करने वाला अपेक्स बॉडी है नेशनल मेडिकल कमीशन। इट इज कमिटेड टू अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन हेल्थ केयर एजुकेशन। एनएमसी एंश्योर्स द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अक्रॉस द नेशन। तो बेसिकली एनएमसी का एक ऑब्जेक्टिव है हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करना हेल्थ केयर एजुकेशन में, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन डिलीवरी करना, क्वालिटी ट्रेनिंग डिलीवर करना। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्चुअली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। 2019 से पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। ठीक है, इतना क्लियर। नाउ मैंने आपको बोला नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। तो रिसेंटली इनकी तरफ से एक डिसीजन आया दोस्तों, टू अलो एंड अलोकेट मेडिकल एजुकेशन सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने बोला अब से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में मेडिकल एजुकेशन सीट्स उस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। ठीक है, समझ गए? मतलब हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए 100 सीट्स। अब इस डिसीजन से जो सदर्न स्टेट्स है दोस्तों वो खुश नहीं है। उनका कहना यह है दोस्तों, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया अलग अलग मेजर्स अडॉप्ट करके, फैमिली प्लानिंग को इंप्लीमेंट करके, और हमारे लिए आप ये पनिशमेंट दे रहे हो। जो स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया है, जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको तो फायदा होगा, उनको तो ज्यादा सीट्स मिल जाएगा, है कि नहीं? सो सम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दैट आर लाइकली टू बी हिट बाय द डिसीजन आर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, पुदुचेरी एक्सेट्रा। They want to appeal against what they claim is discrimination for doing well. This is actually a discrimination for doing well. हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है और आप हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ठीक है, In these states, the number of medical seats have exceeded the ratio as recommended by the NMC order. तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे NMC के ऑर्डर के हिसाब से इन स्टेट्स में ये जो नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स है ना वो ज्यादा हो चुका है, तो इनको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये 7 स्टेट्स के अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम भी एडवर्सली अफेक्ट होने वाला है एनएमसी का इस डिसीजन की वजह से। ठीक है, तो इसके बारे में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम साहब ने क्या बोला है दोस्तों? Punishment for good performance, serious encroachment on the powers of states government and state legislature. They also asked why state governments can't start new medical colleges out of their own funds for their own students. तो देखिए बेसिकली नेशनल मेडिकल कमीशन जो है सीट्स अलोकेट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एक एक स्टेट में कितने मेडिकल सीट्स होना चाहिए। तो अभी ये जो डिसीजन से ऑब्वियसली 7 स्टेट्स खुश नहीं है। तो जो मेडिकल फील्ड में जो एक्सपर्ट्स है, सीनियर डॉक्टर्स है, वो सबका कहना यह है दिस इज ए पनिशमेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ डाटा मैं आपको बताता हूं। तमिलनाडु हैज 11,600 सीट्स फॉर ए प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 7.64 करोड़ एज ऑफ 2021 अकॉर्डिंग टू ए डाटा प्रोवाइडेड इन द लोकसभा बाई हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो डाटा प्रोवाइड किया इसके हिसाब से तमिलनाडु के पास 11,600 मेडिकल सीट्स है। ठीक है, कर्नाटका के पास 11,695 है, आंध्र प्रदेश का 6,435 है, केरला का 4,655 है, तेलंगाना का 8,540 है। पर न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से तमिलनाडु के पास सीधा 7,600 सीट्स हो जाएगा। पहले कितना था? 11,600, उसमें से इतना कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से कर्नाटका में कम हो रहा है, आंध्र प्रदेश में कम हो रहा है, केरला में कम हो रहा है। So according to NMC data, Andhra Pradesh had 1,05,799 registered doctors as of June 2022, while Karnataka had 1,34,426, Kerala had 42,596, Tamil Nadu का 1,48,000, तेलंगाना का 14,999 वगैरह वगैरह। ठीक है, सो बेसिकली एनएमसी का कहना यह है इन स्टेट्स में ऑलरेडी ज़्यादा डॉक्टर्स है, इसलिए बेसिकली इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जो भी है सदर्न स्टेट्स खुश नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। नाउ मेडिकल सीट्स इन इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंटली देयर आर 1,06,000
55,333 total medical seats in India, out of which 55,468 seats are for government colleges and 50,685 for private colleges. तो लगभग सेम है दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस को दिया है 55,468. और इधर सिलेक्शन कैसे होता है, आपने नीट एग्जामिनेशन के बारे में सुना होगा. तो नीट यूजी एग्जामिनेशन है, वो जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें ये सीट्स मिल जाता है, तो जो मेरिट में आता है उन्हें गवर्नमेंट सीट्स मिल जाता है. एंड प्रेजेंटली देयर आर 652 स्टेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफरिंग 99,611 सीट्स फॉर द एमबीबीएस कोर्स. तो अलग अलग स्टेट में जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस है वो 652 है. ये इतने 1 लाख के करीब सीट्स ऑफर करते हैं. 44,315 एमबीबीएस सीट्स ऑफर्ड बाय प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया. मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई फॉर एमबीबीएस फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरीज 50 परसेंटेज. अब देखिए परसेंटेज और परसेंटेज में फर्क है, ये बात आपको मालूम होगा, बता ही देता हूं. देखिए दोस्तों, परसेंटेज मतलब अगर आपने 100 में से 90 मार्क्स लाया तो आपका 90% मार्क्स है. मेरा परसेंटेज मतलब जो टॉपर का मार्क होगा उसी के साथ कंपेयर करेंगे. मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा और इसमें से सबसे टॉप मार्क आया 80 आउट ऑफ 100. अब बाकी सबका मार्क इस 80 से कंपेयर किया जाएगा, समझ रहे हो आप. 80 का मान लीजिए एक स्टूडेंट का 75 आया, तो 75 80 का कितना परसेंटेज है, वो है परसेंटेज. ठीक है, यही होता है बेसिकली ये जो कौन सा एग्जामिनेशन है, ये आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह जो होता है ना, उसमें परसेंटेज काउंट किया जाता है. इसमें ऐसा नहीं कि परसेंटेज काउंट किया जाएगा. इसलिए आपने जब रिजल्ट वगैरह आते हैं तो 5 बच्चों ने 100% लाया, तो 100% मतलब क्या हो गया, वो टॉपर है. टॉपर का तो 100% होगा, है कि नहीं. बाकी जो बच्चे होंगे वो 100 के साथ उनका जो मार्क है उनके साथ कंपेयर करके बोलेंगे. ठीक है, वही बताया जा रहा है. तो नीट में भी परसेंटेज देखा जाता है, ये बताया जा रहा है. ठीक है, तो यही न्यूज़ है दोस्तों, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. वैसे आज संडे है तो आपको ऐसे ही न्यूज़ मिलेगा, पर मैं कोशिश किया हूं कि मैक्सिमम डाटा उसमें इंक्लूड करने का. ठीक है, अगला, चेन्नई टॉप नोड इन टॉर्टोइस ट्रैफिकिंग नेटवर्क से स्टडी, जीएस पेपर 3 एनिमल ट्रैफिकिंग. देखिए, टॉर्टोइस का जो इलीगल ट्रैफिकिंग होता है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई में से होता है, एक स्टडी रिपोर्ट बोला है दोस्तों. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश, आगरा एंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज नॉर्थ 24 परगनास एंड हावड़ा क्लोज टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ऑल्सो रैंक हाई. तो देखिए, केवल चेन्नई नहीं, चेन्नई के साथ साथ मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अनंतपुर, आगरा, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, बेसिकली ये सारे स्टेट्स में भी टॉर्टोइस का इलीगल ट्रैफिकिंग होता है. ये स्टडी पब्लिश किया है सितंबर एडिशन ऑफ ऑरिक्स में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन है. ठीक है, नाउ द स्टडी टाइटल फ्रॉम पेट्स टू प्लेट्स ऑल्सो फाउंड दैट ट्रैफिकिंग ऑफ सॉफ्ट शेल टर्टल्स फॉर मीट was predominantly domestic in nature, with the international trafficking of the reptile from or to India almost restricted to Bangladesh. ठीक है, वैसे देखिए इन सबका इलीगल ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है, ये बात आपको मालूम होगा. और ये जो सॉफ्ट शेल टर्टल्स होता है दोस्तों, इनका जो ट्रैफिकिंग है ना, दो पर्पस के लिए. एक तो देखिए पेट्स बनाने के लिए लोग इसे खरीदते हैं, वैसे तो आप लीगली खरीद नहीं सकते, इलीगल ब्लैक मार्केट में मिल जाता है. और कुछ तो मीट के लिए, इनको मार के इनका मीट कंज्यूम करते हैं. ठीक है, सबसे फ्रीक्वेंट ट्रैफिकिंग लिंक्स इन सॉफ्ट शेल टर्टल ट्रैफिकिंग नेटवर्क वेर फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश एंड Jaunpur in Uttar Pradesh to unspecified districts in West Bengal and from North 24 Parganas to unspecified districts in Bangladesh. तो बेसिकली देखिए सबसे ज्यादा ये जो नेटवर्किंग हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रैफिकिंग जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश का जौनपुर में से वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है और वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास में से बांग्लादेश की तरफ है. ठीक है, नाउ एशियन टर्टल क्राइसिस इज ए टर्म ऑफन यूज्ड to describe the current state of tortoises and freshwater turtles in the largest continent on earth. Now this is an important statement. Asian turtle crisis क्या है, ये आपसे पूछ सकता है. ऐसे क्वेश्चन आएगा, what is Asian turtle crisis which is recently seen in news? तो आपको क्या बताना है? It is a term often used to describe the current state of tortoise and freshwater turtles. तो देखिए करंट स्टेट ऑफ, मतलब टॉर्टोइसेस के और फ्रेशवाटर टर्टल्स के जो करंट स्टेट है, जो स्टेटस है, इसे डिस्क्राइब करने का एक टर्म है दोस्तों एशियन टर्टल क्राइसिस जो है. वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ टीएफटीज, दैट इज tortoise and freshwater turtles, have suffered immensely due to onslaught of habitat destruction and illegal and unsustainable harvest. देखिए, एक तो इनका habitats destroy हो रहा है दोस्तों, इसकी वजह से इनका population कम हो रहा है और इनका illegal and unsustainable harvesting भी होता है. ये harvesting के बारे में एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ. देखिए, ये जो टर्टल्स होते हैं ना, ये बेसिकली अंडे देते हैं. ठीक है, तो ये
अंडे जो है ये कहाँ देते हैं, आपने अगर आप ओडिशा के रहने वाले हो या फिर कोस्टल स्टेट्स के रहने वाले हो तो आपको शायद पता होगा, ये बेसिकली बीच में आते हैं। ओलिव रिडली सी टर्टल्स के बारे में आपने सुना होगा। देखिए हम इधर सी टर्टल्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, फ्रेश वाटर टर्टल्स के बारे में बात कर रहा है, फिर भी मैं आपको इनका हार्वेस्टिंग के बारे में बताता हूं। ये होता है सी टर्टल, ओलिव रिडली। तो इनका जो नेस्टिंग है ना हमारे कोस्टल एरियाज में होता है, ज्यादातर ओडिशा में जो गाहिरमादा बीच है उधर आते हैं ये। बेसिकली एक सीजन है अक्टूबर नवंबर, इस सीजन में ये आते हैं और बीच में है ना एक गड्ढा जो है खोदते हैं, खुद ही खोदते हैं और उसमें अंडा देते हैं और एक टाइम पर 100 से 150 तक अंडे हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, उन अंडों को मिट्टी से कवर करते हैं। कवर करने के बाद ये वापस चले जाते हैं। अब उसके बाद ये आएंगे नहीं, बेसिकली मतलब बच्चों का देखभाल करने के लिए आएंगे नहीं, ये अपने आप सब कुछ होता है। फिर अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है दोस्तों, वो उन अंडों को कलेक्ट करके उन्हें हार्वेस्ट करते हैं। मतलब हमें मदद करना पड़ेगा उनका, नहीं तो उधर जो कुत्ते वगैरह घूमते हैं, लोमड़ी घूमते हैं, फॉक्सेस वगैरह है, वो उनको पता रहता है ये अंडे दिया है, वो अंडे खा लेंगे। और ये जो बच्चे हैं उन्हें ऐसे ही अगर समुद्र में छोड़ देंगे ना तो दूसरे जो बड़े बड़े फिशेस वगैरह है वो खा भी लेंगे। तो ध्यान से इन्हें इनका हार्वेस्टिंग वगैरह करना पड़ता है, इन्हें थोड़ा सा नर्चर करना पड़ता है। ये सब आजकल नहीं हो रहा है, बेसिकली सी टर्टल्स का भी और फ्रेश वाटर टर्टल्स का तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऊपर से इनका हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये सब की वजह से बेसिकली एशियन टर्टल क्राइसिस है आजकल, ठीक है। सो द TFTs आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम इलीगल ट्रेड एज पेट्स, फूड, मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो केवल पेट्स एंड फूड नहीं, इवन मेडिसिन के लिए भी नहीं यूज किया जाता है। इंडिया में एटलीस्ट 15 ऑफ द 30 TFT स्पीशीज इंक्लूडिंग दोस थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन आर इलीगली ट्रेडेड। तो इंडिया में टोटल कितने TFT मतलब टोटोइसस एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स है, ये 30 है। उनमें से 15 का इलीगल ट्रेडिंग होता है और वो थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन भी है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ TFTs आर सीज्ड अक्रॉस इंडिया एनुअली बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो हमारे अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ TFTs को सीज करते हैं, ठीक है, एनुअली। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लीगल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस टू कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया। वैसे देखिए जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है दोस्तों हमारे देश में, उसे प्रिवेंट करने के लिए, कर्ब करने के लिए बहुत सारे लीगल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अवेलेबल है। क्या क्या है दोस्तों? इंडियाज वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज आर क्वाइट रोबस्ट, अच्छी बात है। ट्रेड इन ओवर 1800 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर डेरिवेटिव इज प्रोहिबिटेड अंडर द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर ये सब कवर्ड है। तो आपको मालूम होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में सारे स्पीशीज को लिस्ट किया हुआ है जो इंडिया में है। करीब 1800 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड उनके डेरिवेटिव्स को लिस्ट किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में। और उनको एक एक प्रोटेक्शन कैटेगरी भी दिया हुआ है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। शेड्यूल 1 मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, उन्हें अगर कोई पकड़ेंगे या फिर मारेंगे तो उनके लिए पनिशमेंट्स भी है, उसमें मेंशन्ड है। 1976 से इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा, जिसे साइट्स कहते हैं। तो साइट्स का भी मेंबर है इंडिया। साइट्स क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है that aims to ensure that global trade in specimen of wild animals and plants does not threaten their survival। देखिए ग्लोबल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हो सकता है लीगल तरीके से, पर उसका बहुत क्राइटेरिया है। और जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन नहीं करना चाहिए, ये इंश्योर करना साइट्स का काम है। साइट्स बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो उसमें इंडिया भी एक मेंबर है। इसके अलावा हमारा एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है दोस्तों, एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन कंट्री। तो इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भी सेटअप किया है, ठीक है। फर्दर to bring legal wildlife trade with sustainable levels and stop all illegal wildlife trade that has threatened and even pushed many species toward extinction, Traffic, a wildlife trade monitoring network and a joint program of WWF, that is Worldwide Fund, and the IUCN, that is International Union of Conservation Nature, works closely with the national and state governments। अब देखिए हमारा नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स काफी कुछ कर रहा है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ कोलैबोरेट करके काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहा है। एक है ट्रैफिक, एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, दूसरा है WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड, यह है ग्लोबल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर IUCN के बारे में तो आपको मालूम है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हमारे नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम कर रहा है दोस्तों वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा, ठीक है। इंडिया में वाइल्ड लाइफ ट्रेड को
कर्व करने के लिए, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कर्व करने के लिए क्या क्या लीगल एंड स्टैट्यूटरी पोजीशन से मैंने आपको बता दिया। अगला जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। कजान मीट मेक्स नो हेडवे ऑन इक्वल राइट्स इन अफगानिस्तान। देखिए, इंडिया रीसेंटली 9 नेशन मॉस्को फॉर्मेट अटेंड किया, ठीक है, और इस मॉस्को फॉर्मेट में तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर भी थे एज एन इनवाइटी। ये कहाँ हुआ था? रशियन सिटी ऑफ कजान में हुआ था सितंबर 30 को, और इसमें स्पेशल एनवॉयज भी पार्टिसिपेट किए थे फ्रॉम पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान। सेंट्रल एशियन स्टेट्स ऑल्सो टुक पार्ट इन मीटिंग। सेंट्रल एशियन स्टेट्स मतलब जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ये वगैरह 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। नाउ The regional grouping repeated its previous demands that the Taliban form a truly inclusive government। तो देखिए, जब भी ये मॉस्को फॉर्मेट हुआ है तब सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो यही कहा है दोस्तों, तालिबान एक ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए जिसमें सारे अफगान्स को इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम्स होगा, इंक्लूडिंग वीमेन। ये तो भाई तालिबान में होना मुश्किल है नियर फ्यूचर में। वीमेन को तो बिल्कुल वो कंसिडर ही नहीं करते, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। हाउएवर it failed to make headway on the issue or extract any promise from Taliban representatives on a timeline for government formation or on restarting girls education। देखिए, इतना बड़ा मीटिंग हुआ, इसके बाद भी ये जो फॉरेन मिनिस्टर है भाई साहब, इन्हें समझा नहीं पाया। मतलब उन्होंने किसी भी तरह का एश्योरेंस नहीं दिया या फिर टाइमलाइन नहीं दिया कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और गर्ल्स एजुकेशन को रिस्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं हो पाया। ये मॉस्को फॉर्मेट तो मतलब 2-3 सालों से चल ही रहा है, पर कोई फ़ायदा नहीं है अभी तक, ठीक है। वैसे मॉस्को फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द सेवरल डायलॉग प्लेटफॉर्म्स ऑन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के ऊपर वन ऑफ द डायलॉग प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये जो मॉस्को फॉर्मेट है। ये एक्चुअली काबुल को तालिबान टेक ओवर करने से पहले ही फॉर्म हुआ था। इसमें कौन कौन से कंट्रीज है? रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इंडिया है। की ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट नेशनल रिकंसिलिएशन प्रोसेस इन अफगानिस्तान टू एस्टैब्लिश पीस। तो अफगानिस्तान में पीस एस्टैब्लिश करना, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है। और अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को फॉर्म करवाना जिसमें सारे अफगान्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम रहेगा, एंड स्पेसिफिकली वीमेन को ज़्यादा फ्रीडम देना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब इंश्योर करवाना इसका एक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। पर इस बार भी मीटिंग में कोई फायदा नहीं हुआ, यह बताया जा रहा है। नाउ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, मैं देखता हूँ, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स रिग्रेटफुली स्टेटेड दैट देयर हैड बीन नो प्रोग्रेस इन फॉर्मिंग ए ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, अभी तो 2-3 साल हो चुका है, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। उनकी तरफ से कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है, कोशिश भी नहीं लग रहा है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करने का, ठीक है। ये स्टेटमेंट इशू हुआ कजान डिक्लेरेशन थे। कजान डिक्लेरेशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये रशिया का कजान में हुआ था। नाउ पार्टिसिपेंट्स स्पोक आउट फॉर रेस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम्स इन अफगानिस्तान, including equal rights to work, education, justice without distinction as to gender, ethnicity or religion, and stressed upon their concern about imposed restrictions on women employment and girls education। इस पैराग्राफ में से आपको अफगानिस्तान का पूरा स्टेटस पता चल रहा होगा, है कि नहीं? देखिए, अभी के हिसाब से अफगानिस्तान में फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स का कोई रेस्पेक्ट नहीं है। अफगानिस्तान में अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें वो एक जैसे देखते नहीं है, ठीक है। इक्वल राइट्स टू वर्क, एजुकेशन, जस्टिस वगैरह नहीं है, और जेंडर डिस्टिंक्शन भी बहुत है दोस्तों। वीमेन को तो वो कंसिडर ही नहीं करते, ये बात आपको मालूम होगा। वीमेन को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए उधर अलो नहीं करता है, उनका एजुकेशन भी मना करके रखा हुआ है, ये सब आपको मालूम होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए करके पार्टिसिपेंट्स ने बोला है। एट द सेम टाइम पार्टिसिपेंट्स ने यह भी बोला, हम आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। एंड दे एम्फसाइज द नीड टू स्ट्रेंथन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल इकोनॉमिक टाइज। पर यह सब तब होगा जब आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, जेंडर डिस्ट्रिक्शन को खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये सब सुनने के बाद तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुताकी, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? एक तो देखिए, ही कॉल्ड फॉर ए मोर इकोनॉमिक सपोर्ट एंड फॉर ए मूव टुवर्ड्स पॉलिटिकल रिकग्निशन ऑफ तालिबान। एक तो भाई उन्होंने बोला पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, वही तो बोलते रहते हैं, पैसे तो है ही नहीं, है कि नहीं। और उन्होंने बोला बाकी सारे कंट्रीज को हमें पॉलिटिकली रिकग्नाइज करो। देखिए, आपको मालूम होगा दुनिया में कोई भी कंट्री तालिबान रजीम को एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं करते। तो तालिबान ने सबसे पहला भाई हमें सबसे पहले आप पॉलिटिकली रिकग्नाइज करो और हमें पैसे देना बंद मत करो। तालिबान तो फॉर्मरली एक यूएन डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, यह बात अलग है, अब वो रूल कर रहा है अफगानिस्तान को, ठीक है। और मुताकी ने
एक पॉइंट सही कहा दोस्तों, ठीक है। इन द लास्ट 45 years नो फॉरेन प्रिस्क्रिप्शंस हैव सोल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ अफगानिस्तान। ये बात सच है कि नहीं? पिछले 45 साल में जब भी अफगानिस्तान ने फॉरेन गवर्नमेंट्स की बात सुनी है, इसे अफगानिस्तान का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात सच भी है, ठीक है। तो ये बात मुताकी ने कहा है। नाउ while India closed its embassy when the Taliban took over in August 2021, it reopened it as a technical mission। अब देखिए, इंडिया अपना डिप्लोमेटिक मिशन को बंद किया था तालिबान में, जब तालिबान ने अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया, पर इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशन को, बेसिकली अपना एम्बेसी को एज ए टेक्निकल मिशन जून 2022 में रीओपन किया था। टेक्निकल मिशन मतलब क्या है? किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक कनेक्शन नहीं रहेगा, पर ऑलरेडी इंडिया का कई सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है ना अफगानिस्तान में, उसे मॉनिटर करने के लिए एक टेक्निकल मिशन खोला था। आपको पता होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी इंडिया ने उधर इन्वेस्ट किया है। जैसे कि एक डैम है, सलमा डैम या सतूत डैम, मैं नाम भूल गया, पर वो डैम का अभी का नाम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है, वो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, है कि नहीं? और उनका जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करवा के दिया था। और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, बहुत कुछ इंडिया ने किया है जब अशरफ गिलानी या घानी, क्या नाम थे उनका, वो प्रेसिडेंट थे। रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी था, तो उन्होंने एक पॉइंट बोला है, he took aim at US which has refused invitations to join the Moscow format since it was first held in 2017। देखिए, मॉस्को फॉर्मेट तो 2017 से चल रहा है, तब से अब तक मॉस्को फॉर्मेट यूएस को भी इन्वाइट किया है मॉस्को फॉर्मेट ज्वाइन करने के लिए, पर अभी तक यूएस ने ज्वाइन नहीं किया है। इसलिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लावरोव ने उन्हें क्रिटिसाइज किया और उन्होंने यूएस को ये भी बोला है, बेसिकली एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, यूएस ने जितने फंड्स को फ्रीज करके रखा हुआ है जो अफगानिस्तान के प्रीवियस गवर्नमेंट का है, उसे रिलीज करो। यूएस करीब 20 साल तक उधर थे ना, नाटो फोर्सेस एंड यूएस फोर्सेस उधर थे, तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स यूएस ने फ्रीज करके रखा हुआ है, उनके बहुत सारे एसेट्स को भी फ्रीज करके रखा हुआ है, उसे जल्दी रिलीज करो। ये भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव ने बोला है यूएस को, ठीक है। अगला न्यूज़ तो यही है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मॉस्को फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी जो भी बातें हुई है ये भी बता दिया, ठीक है। अगला, आर्मीज प्रोजेक्ट उद्भव टू रीडिस्कवर इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट, जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव शुरू किया दोस्तों, नेम्ड प्रोजेक्ट उद्भव। ऑब्जेक्टिव यह है टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रैटेजिक थॉट्स derived from ancient Indian text of statecraft, warcraft, diplomacy, grand strategy in collaboration with the US Institution of India, a defense think tank। क्या है ना दोस्तों, देखिए हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, उधर मतलब बेसिकली आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा, तो उसमें काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज लिखा हुआ है, स्टेट को कैसे चलाना है, वार स्ट्रैटेजीज कैसे होना चाहिए, डिप्लोमेसी कैसे मेंटेन करना है, ये सब के बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। तो इंडियन आर्मी अभी एक इनिशिएटिव शुरू किया है प्रोजेक्ट उद्भव नाम का, उसे रीडिस्कवर करने का, बेसिकली प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रैटेजिक थॉट्स, ठीक है। पुराने जो लोग थे जो सालों सदियों पहले रहते थे, उनका तो इंटेलिजेंस लेवल कुछ अलग ही था, वो तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ने से आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। तो वही थॉट प्रोसेस को अब इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रहा है इंडिया जो है, इंडियन आर्मी जो है, ठीक है। तो इन कनेक्शन विद दिस यूएसए मतलब यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कंडक्ट कराएंगे अक्टूबर 21 एंड 22 को, टू अक्वाइंट फ्यूचर थॉट लीडर्स विद द डायनामिक्स ऑफ कॉम्प्रहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी विद स्पेशल इंफोसिस ऑन इंडिया स्ट्रैटेजिक कल्चर। देखिए, ऐसा नहीं कि हमें कंटेम्पररी जो हमारा प्लान्स वगैरह, स्ट्रैटेजी वगैरह, उसे बिल्कुल हटा के पुराने जो स्ट्रैटेजिक कल्चर है उसे अडोप्ट करना है, दोनों को एक साथ, ठीक है, दोनों को एक साथ आगे लेके चलना है। पुरानी जो स्ट्रैटेजी थी उसे भी यूज़ करना है, उनके जो पॉइंट्स थे, उनके जो बेटर विजन थे, वो सबको इनकॉर्पोरेट करना है। इसके लिए ये एक इसको प्रमोट करने के लिए एक मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल भी कंडक्ट होगा अक्टूबर के महीने में, ठीक है। सो एम्फोसिस किस किस के ऊपर होगा? इंडिया का स्ट्रैटेजिक कल्चर, मिलिट्री हेरिटेज, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड आत्मनिर्भर भारत आर्मी ने कहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है, इट सीक्स टू ब्रिज द हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी। तो कंटेम्पररी जो स्ट्रैटेजीज है, हिस्टोरिकल स्ट्रैटेजीज है, उसके बीच में एक ब्रिज बनाना चाह रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए, द प्रोजेक्ट एंडेवर्स टू एक्सप्लोर इंडियाज रिच हिस्टोरिकल नरेटिव्स इन द रेम ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रैटेजिक थॉट्स। इट फोकसेस ऑन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग इंडिजिनियस मिलिट्री सिस्टम,
हिस्टोरिकल टेक्स्ट, रीजनल टेक्स्ट एंड किंगडम्स, थीमेटिक स्टडीज एंड इंट्रिकेट कौटिल्य स्टडीज ऑल्सो। तो वही बातें मैंने आपको बताया ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र वगैरह। तो जो पुराने जो स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड, वारशिप से रिलेटेड जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट वगैरह थे, वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे, वो सारे थॉट प्रोसेसेस को इधर इंकॉर्पोरेट करने का प्लान चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वही है, उसमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। द गोल इज टू अंडरस्टैंड द प्रोफाउंड डेप्थ्स ऑफ इंडिजिनियस मिलिट्री सिस्टम, देयर एवोल्यूशन स्ट्रैटेजीज। तो हमारा इंडिजिनियस मिलिट्री सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारी स्ट्रैटेजीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ, ठीक है। एंड द स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेसेस दैट हैज गवर्न द लैंड फॉर मिलेनिया। देखिए हमारा जो देश है, ये आपको पता है कि हिस्ट्री बहुत बड़ी है कि नहीं। तो सालों पहले किस तरह का स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेसेस चल रहा था मैनेजमेंट के लिए, रिलेशंस के लिए, किंगडम के बीच में रिलेशंस के लिए, वो सब समझने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। सो ए स्टडी टू कंपेल इंडियन स्ट्रैटेजम्स बेस्ड ऑन एंशिएंट टेक्स्ट हैज बीन ऑनगोइंग सिंस 2021। वैसे ये प्लान तो 2021 से चल रहा है, स्टडी भी चल रहा है, ठीक है। एंड ऑलरेडी कई सारे अफोरिज्म्स रिलीज किया गया। क्या है अफोरिज्म्स? मतलब एक कंसेस स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, सूत्र आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 75 अफोरिज्म्स रिलीज किया गया है। एंड द फर्स्ट स्कॉलरली आउटकम ऑफ द इनिशिएटिव इज द 2022 पब्लिकेशन टाइटल पारंपरिक भारतीय दर्शन, राजनीति और नेतृत्व का शाश्वत नियम। तो ये पहला एक स्कॉलरली आउटकम था इस इनिशिएटिव का। तो ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, एक पब्लिकेशन का टाइटल है पारंपरिक भारतीय दर्शन, राजनीति और नेतृत्व के शाश्वत नियम, ठीक है। और इंडियन आर्मी के सारे रैंक्स इसको पढ़ना भी है, इस तरह भी आर्मी के जो अथॉरिटी है वो बोला है। मतलब हमारे जो पारंपरिक भारतीय दर्शन है, ये सबको समझाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। सो द पैनल डिस्कशन इंक्लूडेड ए डायलॉग ऑन द स्टडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट फ्रॉम 4th सेंचुरी BC टू 8th सेंचुरी CE। तो देखिए काफी पहले जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट रहे दोस्तों, वो सबसे पॉइंट्स उठाने की प्रयास हो रही है 4th सेंचुरी BC से लेके 8th सेंचुरी CE तक, विथ ए फोकस ऑन कौटिल्य, कामांटका, कुरल एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे जो है एंशिएंट टेक्स्ट है जिसमें आपको स्टेट क्राफ्ट के बारे में, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के बारे में अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस क्लासिकल टीचिंग्स इनटू कंटेम्पररी मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक डोमेन्स, द आर्मी एम्स टू नर्चर इट्स ऑफिसर्स टू अप्लाई एंशिएंट विजडम इन मॉडर्न सिनेरियोस, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्लासिकल टीचिंग्स को कंटेम्पररी मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक डोमेन्स में री इंट्रोड्यूस करने से आर्मी का ऑब्जेक्टिव ये है अपने ऑफिसर्स एंड जवान्स को एंशिएंट विजडम अप्लाई करने का एक ऑप्शन देना, ठीक है। मतलब मॉडर्न सिनेरियोज में एंशिएंट विजडम भी अप्लाई करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो अलो ए मोर प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन कल्चर्स, द स्टेटमेंट डाटा। तो बेसिकली इसे आर्मी का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन कल्चर्स के बारे में, और ये सारे इनको मिल जाएगा ये एंशिएंट टेक्स्ट में से, ठीक है। इसे मॉडर्न सिनेरियोज में उन्हें अप्लाई करना है, ये जो एंशिएंट विजडम है इसे मॉडर्न सिनेरियोज में अप्लाई करना है। ये है बेसिकली प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज को आप जीएस पेपर 2 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में आप कहीं ना कहीं मेंशन कर सकता है, मतलब हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट में जो स्टेट क्राफ्ट, वार क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ये सब के बारे में जो पॉइंट्स मेंशन्ड है वो किस तरह आज की कंटेम्पररी पीरियड में इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट के लिए एक प्रूफ या एविडेंस या एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्रोजेक्ट उद्भव जो है कि नहीं, इस तरह आपको रिलेट करना है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको सारे न्यूज समझ में आ गया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।